नमस्कार। सोचिए आप झारखंड में एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं। सालों से रास्ता साफ था, एक मुख्य परीक्षा और आपकी किस्मत का फैसला। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे रातों रात पूरा नक्शा ही बदल दिया गया है। बिल्कुल। आज हमारे हाथ में झारखंड सरकार का वही नया गजट है जिसने तैयारी के इस पूरे खेल को बदल के रख दिया है। जी। ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाओं के लिए 22 जनवरी 2026 को जारी हुआ है। हमारा मकसद सिर्फ ये पढ़ना नहीं है कि नियम क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि इन बदलावों के पीछे की सोच क्या है और एक एस्पिरेंट के लिए इसके असल मायने क्या हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस नए नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मंजिल तक पहुंचने का नया रास्ता क्या है। तो सबसे बड़ा और पहला बदलाव जिसने सबको चौंका दिया है वो ये है कि अब परीक्षा एक नहीं बल्कि 2 चरणों में होगी। एक होगी ये प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम पीटी कह सकते हैं और उसे पास करने वाले ही मुख्य परीक्षा यानी मेंस तक पहुंचेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया को एक तरह से एक फिल्टर सिस्टम में बदल देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प शर्त है जो इस गजट में साफ लिखी है। अच्छा। ये 2 चरण वाली परीक्षा तभी होगी जब किसी पद के लिए 500 से ज्यादा आवेदन आएंगे। ओह अच्छा। अगर आवेदन 500 से कम है तो कोई पीटी नहीं होगा, सीधे मुख्य परीक्षा होगी। ये तो बहुत अहम जानकारी है। हम्म। इसका मतलब है कि हर परीक्षा का प्रारूप एक जैसा नहीं होगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोग उस नौकरी को पाना चाहते हैं। सही बात है। कम लोकप्रिय पदों के लिए पुरानी व्यवस्थाएं ही लागू रहेंगी। सही बात है। ये शायद छोटे स्तर की भर्तियों को सरल और तेज रखने की एक कोशिश हो सकती है। और एक बात जो दस्तावेज साफ करता है वो ये कि जो लोग उत्पाद सिपाही मतलब एक्साइज कांस्टेबल की पुरानी भर्ती की तैयारी कर रहे थे, हाँ। उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन पर यह नया नियम लागू नहीं होगा। उनकी परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही होगी। ठीक है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि ज्यादातर उम्मीदवारों को 2 परीक्षाओं से गुजरना होगा, तो चलिए इस पहली बाधा यानी प्रारंभिक परीक्षा के नियमों को समझते हैं। इसका प्रारूप कैसा होगा? प्रारूप बहुत सीधा है। सभी प्रश्न एमसीक्यू बेस्ड होंगे, यानी हर सवाल के 4 ऑप्शन होंगे और परीक्षा 2 घंटे की होगी। लेकिन असली खेल मतलब जो ध्यान देने वाली बात है वो मार्किंग स्कीम में छुपी है। ओके। हर सही जवाब के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, पर हर गलत जवाब के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग। ये तो तैयारी की रणनीति को पूरी तरह बदल देती है। हाँ। अब सिर्फ अंदाजे पर तुक्का लगाने का खेल नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। इसे ऐसे समझिए कि ये प्रारंभिक परीक्षा एक T20 मैच की तरह है। तेज स्कोरिंग, लेकिन हर गलत शॉट पर विकेट गिरने मतलब अंक कटने का खतरा। आपको तेजी से रन भी बनाने हैं और अपना विकेट भी बचाना है। सटीकता यानी एक्यूरेसी अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। सही बात है। जो उम्मीदवार इस फॉर्मेट के आदी नहीं हैं, उन्हें बहुत अभ्यास करना होगा। और यहाँ भाषा को लेकर भी एक अच्छी खबर है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध होगा, जिससे किसी भी माध्यम के उम्मीदवार को कोई परेशानी न हो। जी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरे बदलाव की आत्मा है। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस, कुल 120 प्रश्न। इनका बंटवारा कैसे किया गया है? और यहीं पर सबसे बड़ी कहानी छुपी है। 120 प्रश्नों में से 60 प्रश्न मतलब पूरे पेपर का 50% वजन अकेले झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान को दिया गया है। 50%? अरे ये तो अविश्वसनीय है। मतलब आधा पेपर सिर्फ और सिर्फ झारखंड पर आधारित होगा। हाँ, और यही वो बिंदु है जो इस परीक्षा के चरित्र को पूरी तरह से बदल देता है। बाकी 60 प्रश्नों का बंटवारा इस तरह है। सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज से 30 प्रश्न। ठीक है। और फिर सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और रीजनिंग, इन तीनों से 10-10 प्रश्न। यह बंटवारा तो साफ संकेत दे रहा है अब तक जो उम्मीदवार राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं जैसे एसएससी या रेलवे के पैटर्न पर तैयारी कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ा झटका है। बिल्कुल। अब आप सिर्फ गणित या रीजनिंग में माहिर होकर ये परीक्षा पास नहीं कर सकते। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये रणनीति को पूरी तरह से बदल देता है। अब झारखंड के स्थानीय इतिहास, भूगोल और संस्कृति में गहराई से उतरना ही होगा। ये अब कोई वो वैकल्पिक या कम महत्व का विषय नहीं रहा। ये अब मुख्य रण क्षेत्र है। चलिए थोड़ा और गहराई में देखते हैं कि इन विषयों के अंदर क्या है। हाँ, ये जानना जरूरी है।
सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों में क्या क्या शामिल है? देखिए, सामान्य अध्ययन का सिलेबस काफी मानक है, जैसा हम दूसरी सिविल सेवा परीक्षाओं में देखते हैं। इतिहास, भूगोल, संविधान, करंट अफेयर्स। ओके। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों से जुड़े सवाल होंगे। साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, मुद्रा, खेल खिलाड़ी जैसी चीजें भी शामिल हैं। ये एक तरह से उम्मीदवार के सामान्य ज्ञान की एक विस्तृत जांच है। लेकिन असली खेल तो उन 60 प्रश्नों में है। झारखंड वाले हिस्से में क्या सिर्फ भूगोल और इतिहास ही है या कुछ और भी है? ये सिर्फ भूगोल या उद्योग तक ही सीमित नहीं है, और यही इसे मुश्किल बनाता है। इसमें झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, खान, खनिज, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान और विकास योजनाएं शामिल हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि भाषा साहित्य में मुंडारी, संथाली, नागपुरी जैसे विशिष्ट विषयों का भी उल्लेख है। ये दिखाता है कि सतही ज्ञान काम नहीं आएगा, आपको राज्य की आत्मा को समझना होगा। ये तो साफ है कि प्राथमिकता स्थानीय उम्मीदवारों को दी जा रही है, या कम से कम उन लोगों को जो राज्य को गंभीरता से जानने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं। बिल्कुल। बाकी विषयों के बारे में क्या, जैसे गणित और विज्ञान? गणित का स्तर मिड-टेक यानी 10वीं कक्षा का रखा गया है। इसमें अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति जैसे सामान्य विषय हैं। ठीक है। विज्ञान के लिए गैजेट में एक दिलचस्प लाइन लिखी है कि प्रश्न दिन प्रतिदिन के अवलोकन पर आधारित होंगे, जैसा किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। लेकिन साथ ही कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी किताबों को पढ़ने का सुझाव भी दिया गया है। मतलब बातें भले ही रोजमर्रा की हों, लेकिन उनके पीछे का वैज्ञानिक सिद्धांत पता होना चाहिए। ये एक तरह का संकेत है कि रटने से काम नहीं चलेगा, समझ जरूरी है। बिल्कुल। और आखिर में है रीजनिंग, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के प्रश्न होंगे, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, संबंध अवधारणा, समस्या समाधान। लेकिन फिर से याद दिला दूं, गणित, विज्ञान और रीजनिंग मिलाकर सिर्फ 30 प्रश्न हैं, जबकि अकेला झारखंड 60 प्रश्नों का है। तो ये सिलेबस साफ बताता है कि प्रारंभिक परीक्षा में झारखंड पर पूरा जोर है। लेकिन ये परीक्षा पास करना ही तो काफी नहीं है ना, ये तो सिर्फ मुख्य परीक्षा का दरवाजा खोलती है। सही बात है। तो सवाल उठता है कि ये दरवाजा कितने लोगों के लिए खुलेगा? चयन की प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। प्रारंभिक परीक्षा के अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कुल जितनी भी रिक्तियां यानी वैकेंसीज हैं, हाँ, उसके 15 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। 15 गुना? इसका मतलब अगर 100 पद हैं तो सिर्फ टॉप 1500 लोग ही मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। ये तो प्रतियोगिता के स्तर को बहुत बढ़ा देता है। हाँ, ये पीटी को एक बहुत ही गंभीर एलिमिनेशन राउंड बना देता है। लाखों आवेदकों में से कुछ हजार को ही आगे जाने का मौका मिलेगा। लेकिन इसमें एक और परत है। अच्छा। सरकार ने न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक भी तय किए हैं। अच्छा, तो कम से कम कितने अंक लाने जरूरी हैं? वो अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग हैं। जैसे अनारक्षित वर्ग के लिए 40%, SC/ST और महिलाओं के लिए 32%, और इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 34% और 36.5%। ठीक है। लेकिन यहाँ उम्मीदवारों को एक बहुत बड़ी गलती करने से बचना होगा। वो क्या? इन न्यूनतम अंकों को कट ऑफ समझने की गलती। ओ हाँ। यह सिर्फ एक न्यूनतम सीमा है। 40% अंक लाना चयन की गारंटी बिल्कुल नहीं है। असली कट ऑफ तो इस बात पर निर्भर करेगा कि 15 गुना उम्मीदवार कितने अंकों पर मिलते हैं, और वो निश्चित रूप से इस न्यूनतम सीमा से कहीं ज्यादा होगा। मतलब इसे बस एक पात्रता मानदंड समझना चाहिए, लक्ष्य नहीं। बिल्कुल, लक्ष्य नहीं। एक बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है। तो हमने मैट्रिक स्तर की परीक्षा की पूरी संरचना को समझ लिया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। स्रोत में 21 जनवरी 2026 के एक और गजट का जिक्र है, जो इंटरमीडिएट यानी 12वीं स्तर की परीक्षाओं के लिए है। क्या उनके लिए भी नियम यही है? और ये एक और दिलचस्प पहलू है। इंटरमीडिएट स्तर के लिए भी प्रारंभिक परीक्षा का ढांचा लगभग हूबहू यही है। सच में? हाँ, 500 से ज्यादा आवेदन पर 2 चरणीय परीक्षा का नियम, MCQ प्रारूप प्लस 3-1 की मार्किंग स्कीम, और यहाँ तक कि विषयों के अनुसार प्रश्नों का विभाजन भी एकदम समान है। सामान्य अध्ययन 30, झारखंड 60, गणित 10, विज्ञान 10 और रीजनिंग 10। एक मिनट, मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों का पैटर्न और सिलेबस का बंटवारा एक जैसा? ये थोड़ा अजीब नहीं है? क्या इसका मतलब ये है कि एक ही तैयारी से दोनों परीक्षाओं का काम चल जाएगा? देखिए, ऊपरी तौर पर तो ऐसा ही लगता है कि प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न को मानकीकृत कर दिया गया हो। ये शायद प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया गया हो। लेकिन हमें ये मानकर चलना चाहिए कि प्रश्नों की गहराई और कठिनाई का स्तर वो दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग होगा। अच्छा, हाँ।
इंटरमीडिएट स्तर पर उन्हीं विषयों से पूछे गए सवाल निश्चित रूप से ज्यादा मुश्किल और ज्यादा विश्लेषणात्मक होंगे। तो कुल मिलाकर झारखंड में सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए अब खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। जो सबसे मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो है एक नई 2 चरणीय प्रणाली जी, और प्रारंभिक परीक्षा में झारखंड की ज्ञान पर अत्यधिक जोर। बिल्कुल। अगर हम एक एस्पिरेंट के नजरिए से देखें तो 3 रणनीतिक बदलाव साफ दिखते हैं। पहला, झारखंड जी की अब पढ़ लेंगे वाला विषय नहीं है, ये सबसे पहला और सबसे गहरा विषय है। सही बात है। दूसरा, अंदाजे पर टिक लगाने की आदत छोड़नी होगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको दौड़ से बाहर कर सकती है। और तीसरा, 15 गुना के नियम को समझते हुए ये जानना होगा कि पीटी में सिर्फ पास होना नहीं बल्कि बहुत अच्छा स्कोर करना जरूरी है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक बड़ा सवाल घूम रहा है। प्रारंभिक परीक्षा में राज्य विशिष्ट ज्ञान को 50% का महत्व देना, क्या इसका उद्देश्य सिर्फ स्थानीय जानकारी का परीक्षण करना है? या राज्य में लोक सेवा के लिए एक योग्य उम्मीदवार की परिभाषा को ही बदलने की एक सोची समझी रणनीति है, जहां उम्मीदवार का अपनी जमीन से जुड़ाव उसकी अकादमिक योग्यता जितना ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इस पर विचार किया जा सकता है।